नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज 26 जून है और आज आपका 9th टेस्ट था ज्योग्राफी का। तो भूगोल का ये पहला टेस्ट होगा और भूगोल के 3 टेस्ट में पहला होगा। तीसरे भूगोल का जो टेस्ट होगा उसमें हम लोग बिहार स्पेशल ज्योग्राफी को कवर करेंगे करंट अफेयर के साथ में। पहला जो होगा ये विश्व ज्योग्राफी का होगा और फिजिकल का होगा। दूसरा जो होगा आपका वो इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट होगा और तीसरा जो है ये आपका बिहार स्पेशल से संबंधित होगा। तो टेस्ट 9 है और ध्यानपूर्वक सवालों को करना चाहिए आपको। सवाल जो है वो सभी तरह के दिए गए थे, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हैं सवाल, कठिन सवाल भी हैं लेकिन आसान भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसको देखते ही आप टिक लगा सकते थे। कुछ सवाल ऐसे हैं जो टॉपिक तो आपको आसान लगता है लेकिन उससे अगर सवाल बनाए जाते हैं तो फिर आप उससे फंस जाते हैं। जैसे पहला ही सवाल है, इसमें आप फंस सकते हैं। पहला देखिए क्या है, ग्रह है और उनके परिक्रमण की अवधि निकालना है कि वो सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा डायरेक्ट बी, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। जो अरुण ग्रह है इसको 84 वर्ष लगता है, अरुण को 84 लगता है। वरुण जो ग्रह है नेपच्यून जिसको कहा जाता है, इसको 165 वर्ष लगता है। शनि को 29 वर्ष लगता है पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करने में, और बृहस्पति को 12 वर्ष के टाइम पीरियड लगता है सूर्य के परिक्रमा में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। नीचे दिए ग्रहों में से कौन सा आंतरिक ग्रह है? इस प्रकार के सवाल क्या पूछे जाते हैं? निसंदेह पूछे जा सकते हैं आपसे। कभी भी पैटर्न को प्रेडिक्ट मत कीजिए। कितनी बार मैंने आपको एक ही चीज़ बताया है कि पैटर्न को प्रेडिक्ट कभी नहीं करना चाहिए स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। केवल और केवल सिलेबस पर फोकस कीजिए। सिलेबस में जो कुछ भी है उसको तैयार करके जाइए, ख़ास तौर से पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीटी ही मेन प्रोसेस होता है जहाँ पर आपको रिजेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है मेंस के माध्यम से आपको। तो इसमें से आंतरिक ग्रह कौन सा ये पूछा गया है आपसे। ध्यानपूर्वक अगर आप कवर करेंगे चीज़ों को, सिलेबस को, तो आपके सवाल सही होने लग जाएंगे। देखिए क्या है कि आंतरिक ग्रह किसको कहा जाता है, तो वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं और चट्टानों के बने होते हैं वे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पृथ्वी तो है नहीं, बृहस्पति नहीं होगा, इसका बृहस्पति नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी हरे रंग का दिखाई देता है, हरा नहीं ब्लू कलर का दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वन के कारण दिखाई देते हैं, नहीं, हरा रंग तो पहले दिखाई ही नहीं देता है, ब्लू दिखाई देता है। और ये ब्लू कलर समुद्रों के कारण से दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जो है वो समुद्री सतह से ढका हुआ है, इसलिए वो नीला कलर का दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। प्रदीप्त वृत्त को सही रूप से परिभाषित कीजिए। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसको कहा जाता है? प्रदीप्त वृत्त। ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। ग्लोब का उत्तरी व दक्षिणी बिंदु। इस प्रकार के सवाल होते हैं। अगर आपको आ रहे हैं तो आप कर ले जाएंगे, नहीं आ रहे हैं तो कृपया करके इनमें तुक्का लगाने की कोशिश न करें। अगर पढ़ा हुआ है तो आप आंसर गेस कर सकते हैं लेकिन कभी सुना भी नहीं है। और ये एनसीईआरटी के सवाल है, 6th के एनसीईआरटी से सवाल बनाए गए हैं, 6th का एनसीईआरटी है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि जो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करती है उसी को प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। सौरमंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है? जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, एस्टेरॉयड बेल्ट जो पाया जाता है वो किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो चूंकि बृहस्पति का जो साइज है बहुत ही बड़ा है तो बहुत बड़े स्तर पर क्षुद्र ग्रहों को अपने आस पड़ोस के लेयर्स में रोक कर रख लेता है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको क्षुद्र ग्रहों की बड़ी सी पट्टी देखी जा सकती है। दिसंबर की 22वीं तिथि को सूर्य कहाँ पर रहेगा? ये पृथ्वी है, ये आपका 0 डिग्री है, ये कर्क रेखा है, 22.5 डिग्री ऊपर है, 23.5 डिग्री उत्तरी है, नॉर्थ बोलते हैं इसको कर्क को, और ये 23.5 डिग्री आपका साउथ हो गया। तो अभी वर्तमान में 21 जून को सूर्य की स्थिति कहाँ पर रहती है? तो कर्क रेखा पर रहती है। और यहाँ पर पूछा गया है 22 दिसंबर को सूर्य मकर के रेखा पर होगा। तो मकर जिसमें है डायरेक्ट उस पर आ जाइए। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका हो जाएगा मकर के रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमत चमकता है, मतलब मकर रेखा पर सर के ऊपर में चमकेगा। जब भारत में ठंड होती तब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का सीजन होता है, ऑस्ट्रेलिया में ये चमकेगा मकर रेखा पर। 7 नंबर है, कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौर मंडल में अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? यानी कि सूर्य है तो सारे ग्रह अगर
इस दिशा में घूमते हैं तो ये 2 ग्रह हैं जो उल्टा दिशा में घूमते हैं, क्लॉकवाइज में घूमते हैं। बाकी सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र व अरुण 2 ग्रह हैं जो उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। शुक्र व अरुण की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों के विपरीत है। शुक्र व अरुण जो है वो घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, जबकि बाकी ग्रह जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं। नीचे दिए गए युग्मों से कौन से सही सुमेलित हैं? आपको लग रहा होगा कि किस टॉपिक से सवाल बना दिया। सबसे बेसिक टॉपिक जो आप पढ़ते हैं ना, सौरमंडल, उसी की बातों को, उसी की चीज़ों को मैंने इसमें डाला है। अगला सवाल है आपका कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंध है। कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव बीच के क्षेत्र शीतकटिबंध कहलाता है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र देखिए, ये पृथ्वी है, ये विषुवत है, ये आपका 23.5 डिग्री कर्क होता है। उसके बाद से उत्तरी ध्रुव के ठीक नीचे ध्रुवीय वृत्त होता है। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, इस प्रकार से अलग अलग कटिबंधों में बांटा जाता है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के जो भाग होते हैं उनको कटिबंध कहा जाता है। तापमान के हिसाब से वैरी करते हैं। नीचे विषुवत से अगर आप पोल की तरफ में जाएंगे तो यहाँ पर तापमान कम होता जाता है। सामान्यतः लोकल रीजन की वजह से तापमान बढ़ भी सकता है। इसी प्रकार से आप विषुवत से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो भी तापमान कम होता जाता है। डाइवर्सिटी पेड़ पौधों जीव जंतुओं की कम होती जाती है विषुवत से उत्तर की तरफ जाने पर, विषुवत से दक्षिण की तरफ जाने पर। लेकिन सामान्यतः ये जनरली लोकल रीजन की वजह से प्रभावित भी हो सकते हैं। ओके, देखिए क्या है इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा ये आपको बताना है, कौन सा सही सुमेलित है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा केवल पहला सही है। यहाँ पर कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र जो होता है उसको शीतोष्ण कहते हैं, और ध्रुव के वृत्त जो होते हैं, पोलर जो सर्कल होता है और पोल, उनके बीच के एरिया को शीत कटिबंध कहा जाता है, शीत कटिबंध कहा जाता है। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दूसरा तीसरा को इंटरचेंज अगर आप कर देंगे तो दोनों सही हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव में दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव से होगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को देशांतरीय यमोत्तर या देशांतर रेखा कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? इसी पर आधारित सवाल आपका 69th बीपीएससी में पूछा गया था कि टाइम कितना आगे पीछे होता है, वो इसी पर आधारित पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। तो आप मुझे बताइए 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 60 मिनट का, 1 घंटा का। यानी कि कहीं पर अगर किसी 2 जगहों के बीच में 15 डिग्री का अंतर है, ये 60 डिग्री पर है, ये 75 डिग्री पर है, देशांतरीय विस्तार कह रहा हूँ, तो वहाँ पर 1 आवर का डिफरेंस होगा समय में, 1 घंटे का समय में डिफरेंस होगा, 1 घंटे का समय में डिफरेंस होगा। अगला है भारत के किस यमयोत्तर देशांतर रेखा को स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी है ये मिर्ज़ापुर से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से 82.5 डिग्री पूर्वी को माना जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कई सारे लोगों ने सी मारा होगा जो कि गलत है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी, ये 82.5 डिग्री पश्चिमी लिखा हुआ है, पौ का मतलब पश्चिमी होता है। इसी प्रकार से पूछा ही जाता है ईस्ट या वेस्ट करके। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है क्या? और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसको घूर्णन कहते हैं क्या? सत्य कथनों को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही गलत हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। रोटेशन और ऑर्बिट अराउंड द सन, रिवॉल्यूशन और रोटेशन, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। रिवॉल्यूशन और रोटेशन, तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। जैसे मंदिर की आप परिक्रमा करते हैं, मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं, तो सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करता है, सूर्य के चारों तरफ घूमता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। लट्टू अपना अक्ष पर घूर्णन करता है। जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल होते हैं? तो स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, तीनों ही शामिल होते हैं। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो मैरियाना ट्रेंच है। कहाँ पर है ये? तो प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में फिलीपींस सागर के पास में स्थित है ये। निम्न से पृथ्वी के महाद्वीपों के आकार का सही क्रम कौन सा है? पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये सब जो अलग अलग हैं,
इनके बारे में आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कि जो सातों महादेश हैं उनमें से क्रम में लगाना है आपको। 15 का जरा क्रम में लगाइए, देखिए कि सबसे बड़ा कौन सा होगा। सबसे बड़ा तो एशिया कन्फर्म ही है, लेकिन दूसरे स्थान पर कौन आता है? दूसरे स्थान पर आपका आ जाएगा अफ्रीका, फिर आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अटलांटिक आ जाएगा। अटलांटिक यानी कि साउदर्न पोल आ जाएगा। इसको कृपया करके ध्यान में रखिएगा। और सबसे छोटा सा कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, मकर और विषुवत रेखा तीनों ही गुजरती है? सामान्य जीके स्तर के सवाल हैं, ये सब सवाल गलत नहीं होने चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है अगर इस तरह के सवाल गलत हो रहे हैं आपके तो। और एक बार खुद को देखिए कि क्यों गलत हो रहा है। ये सवाल गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत बार पढ़ा है इसको हमने। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका महादेश है जहाँ से विषुवत भी गुजरती है। अफ्रीका का आकार काफ़ी विस्तारित है, यहाँ से 0 डिग्री भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है, और 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है कर्क, 0 डिग्री और मकर, ये तीनों ही यहाँ से गुजरती है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आकर मिल जाते हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया है। T20 वर्ल्ड कप वहाँ पर चल रहा था, जिसके कारण से मैंने आपको पढ़ाया था। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा डी, पनामा जो देश है, पनामा देश, जहाँ पर पनामा नामक चैनल भी है, पनामा नामक चैनल भी है। उसी चैनल के पास में वही जो देश है, वही देश जहाँ पर उत्तरी और दक्षिण अमेरिका मिलते हैं। पनामा में दोनों महाद्वीप मिल जाते हैं। अटलांटिक महासागरीय तटरेखा पोताश्रयों एवं पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखते हैं। अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है वो पोताश्रय यानी कि बड़े बड़े बंदरगाह और पत्तन, इन सब के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखते हैं। अटलांटिक महासागरीय तटरेखा सीधी एवं चौड़ी है। तो देखिए, अगर किसी की तटरेखा सीधी और चौड़ी होगी तो वो वहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह नहीं बनेंगे। दंतुरित यानी कि कटी फटी तटरेखा होती है ना, तो वहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह सही से बन पाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? मतलब वो जो पूरा महाद्वीप है वो द्वीपीय महाद्वीप है। तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो द्वीपीय महाद्वीप है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसको कहा जाता है? प्रायद्वीपों का, प्रायद्वीप, द्वीप का मतलब होता है चारों तरफ से जल से घिरा हुआ, प्रायद्वीप का मतलब होता है 3 तरफ से जल से घिरा हुआ। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसको कहा जाता है? तो ये यूरोप को कहा जाता है, यूरोप को कहा जाता है। यूरोप का अधिकांश एरिया आपको 3 तरफ से जल से घिरा हुआ दिखेगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अफ्रीका, आल्प्स पर्वत यूरोप, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका, डेकेंसबर्ग पर्वत अफ्रीका। तो इसमें से कौन सा सही है ये पूछा गया है आपसे। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो 2 और 3 यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। 2 और 3 आल्प्स पर्वत यूरोप में है और एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में है। रॉकीज उत्तरी अमेरिका में है। डेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर है? तो ये है आपका अफ्रीका में है। तो 2, 3, 4 होना चाहिए, सॉरी 2, 3, 4 होना चाहिए, 2, 3, 4 इसका होना चाहिए। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो बाकी तीनों सही मैच है, बाकी तीनों सही मैच हैं। किसी के आंसर में डाउट होता है तो डायरेक्ट आप मैसेज कीजिएगा, मैं उसमें सुधार भी कर दूंगा, देख भी लूँगा कि क्या है। किसी के आंसर में कोई डाउट हो तो, कोई भी भगवान थोड़ी ना होता है, किसी से मिस्टेक हो सकता है। युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यूराल पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है, वॉसजेस पर्वत भ्रंतोस पर्वत है, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, फ्यूजियामा पर्वत, तो ये ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसके बारे में कौन सा सही सुमेलित है ये आपसे पूछा गया है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा दूसरा, और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। यूराल पर्वत जो है ये पुराना वलित पर्वत है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। और उसके बाद माउंट किलिमंजारो जो है मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है और ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा पर्वत ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। 2, 3, 4 इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगला देखिए क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किस स्थलाकृति संरचनाओं द्वारा अलग होता है? अगला सवाल है आपका, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किस स्थलाकृति संरचनाओं द्वारा अलग होता है? अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो गैप बनते हैं वो किसके कारण से बनते हैं, किसके द्वारा अलग होते हैं? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर की जल संधि और भूमध्य सागर के द्वारा अलग होते हैं। जिब्राल्टर की जल संधि और भूमध्य सागर के द्वारा अलग अलग होते हैं। अगला सवाल है कि नील नदी, जाम्बेजी नदी, नाइजर नदी और काबुल नदी, कैंजी बांध, आसवान बांध, करीबा बांध
और नाइलू बांध, ये अलग अलग बांध है इन नदियों पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट अगर आंसर पर जाऊं तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2। नील नदी आसवान बांध है, इस पर जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है, नाइजर नदी पर कैंजी बांध है, और काबुल नदी पर नागलू बांध है काबुल नदी पर। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल होते हैं, अफ्रीका का जो ये उत्तर पूर्वी का भाग है यहाँ पर कई सारे देश हैं जो आपसे पूछा गया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं, इनमें से सोमालिया, एरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे देश इसमें शामिल हैं, सारे देश शामिल हैं। निम्न से कौन सा कथन गलत है, पी तरंग धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। तो पी तरंग की प्रकृति प्रकाश तरंगों जैसी होती है। पी तरंग ठोस, तरल, गैस तीनों प्रकार के पदार्थ से गुजर सकती है। पी तरंगों को प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। जो भूकंपीय वेव आप पढ़ते हैं उसमें पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग प्राइमरी, सेकेंडरी, और एल लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ना होता है, जो अलग अलग प्रकार के वेव होते हैं जिनके द्वारा पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। पी का मतलब होता है प्राइमरी तरंग भी कहा जाता है, और ये सभी माध्यमों से गुजर सकते हैं। ये लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों माध्यम, मूल रूप से लिक्विड और सॉलिड से गुजर सकते हैं। गैस कहाँ से आ जाएगा इसमें, लिक्विड सॉलिड होगा। लेकिन जो सॉलिड होता है, एस तरंग जो होता है, सेकेंडरी वेव जो होता है, केवल और केवल सॉलिड से गुजर सकते हैं, वो लिक्विड से गुजर नहीं सकते हैं। इसलिए दोनों मिलकर वृष्टि छाया क्षेत्र का भी निर्माण करते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, गलत दिया हुआ यहाँ पर, क्योंकि पी तरंग की प्रकृति ध्वनि तरंगों जैसी होती, न कि प्रकाश के तरंगों जैसी होती। बहुत आसान सवाल था, एलिमिनेट कर सकते थे कि ध्वनि तरंग जैसा होगा, प्रकाश का तरंग जैसे कैसे हो सकता है प्रकृति। अगला सवाल है, इसके बाद सही हो जाएगा, ये पेज थोड़ा सा अलग हो गया था। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलने के कारण भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है। पृथ्वी का वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती अधिकेंद्र कहलाता है। सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को उद्गम केंद्र पर महसूस किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 यहाँ पर सही है। दूसरा तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, दूसरा तीसरा को इंटरचेंज कर देंगे तो सही हो जाएगा आपका, कि पृथ्वी का वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है उसको उद्गम केंद्र कहा जाता है भूकंप का, और सबसे पहले जहाँ पर महसूस किया जाता है उसको अधिकेंद्र कहा जाता है भूकंप का। पृथ्वी की संरचना के संबंध नीचे दिए कथनों में से सत्य कथन पर विचार कीजिए। महाद्वीपों में भूपरपटी की मोटाई महासागरों की तुलना में कम होती है। जो महाद्वीप का भूपरपटी होता है, जो स्थल की मोटाई होती है, वो महासागरों की तुलना में कम होती है क्या? नहीं, मैंने आपको समझाया था कि महाद्वीपों की जो भूपरपटी की मोटाई महासागरों की तुलना में ज़्यादा होती है, इसलिए महासागरीय जो प्लेट होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो पतला और भारी होता है, ये मोटा और हल्का होता है। तो पहला तो गलती हो जाएगा। मुख्य पर्वतीय क्षेत्र में भूपरपटी की मोटाई सबसे कम पाई जाती है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा डी। दोनों के दोनों यहाँ पर गलत दिए हुए हैं, दोनों गलत दिए हुए हैं। मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बल मंडल कहा जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी सबसे पहला चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वहीं से ये सवाल पूछा गया है। क्रोर एवं संपूर्ण मेंटल मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 यहाँ पर सही है, केवल 1 यहाँ पर सही है। दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बल मंडल कहा जाता है और इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। भूपरपटी एवं मेंटल के ऊपरी भाग को मिलाकर स्थल मंडल का निर्माण होता है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर है ये मोना लोआ? तो बहुत बार चर्चा में रहता है न्यूज़ में, यह हवाई द्वीप में है। निम्न से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी? तो अब्राहम ऑस्ट्रेलियम ने सबसे पहले ये संभावना व्यक्त की थी। जीके का सवाल था ये। यहाँ से थोड़ा सा आपको एमसीक्यू साफ दिखेगा, ऊपर एक पेज की गड़बड़ी थी। लैकोलिथ व बैथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे संबंधित है? तो आपने पढ़ा होगा, आंतरिक ज्वालामुखी चट्टान बन जाते हैं पृथ्वी के अंदर लावा के ऊपर उठने के कारण से। लेकिन वो लावा अगर बाहर नहीं निकलता है तो लावा पृथ्वी के नीचे ही फैल जाते हैं, अलग अलग निर्माण करते हैं, अलग अलग आकार में फैल जाते हैं, अलग अलग चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो उसी को लैकोलिथ, बैथोलिथ ये सब कहा जाता है। तो ये ज्वालामुखी से संबंधित है। ये डागर बैंक, जॉर्जन बैंक जैसे आदि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र, ये मत्स्य के समुद्र तटीय इलाके हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? किस प्रकार के समुद्री भाग में पाए जाते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट में, महाद्वीपीय मग्न ढाल में, गहरे सागरीय में और महासागरीय गर्त में। कहाँ पर? महासागर होता है, इसका अलग अलग भाग होता है। जैसे सागर शुरू हो रहा है तो इसको मग्न तट कहा जाता है, फिर मग्न तटीय ढाल होता है, सबसे आखिरी में गर्त आ जाता है जो गहरे समुद्र होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि इस प्रकार के जो बैंक होते हैं, जो मत्स्य के लिए क्षेत्र होते हैं, मछली पालन के लिए क्षेत्र होते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि ये पाए जाते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, समुद्र के ठीक किनारे का जो इलाका होता है
वहीं पर इस प्रकार के मछली पालन के क्षेत्र पाए जाते हैं। ज्वालामुखी एवं उनकी अवस्थिति के संबंध में निम्न से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। मेरापी इंडोनेशिया, विसुवियस इटली, क्राकातोआ म्यांमार, कोलिया मेवी रुको, ये आपसे पूछा गया है। इसके बारे में बताना था आपको। 34 का आंसर ज़रा बताइए। यहाँ पर डी वाला जो है आपका ये सही नहीं टाइप किया गया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया आपसे। फिर भी आप आंसर निकाल सकते थे। जो आंसर है वो इसमें दिख रहा है आपका क्राकातोआ म्यांमार जो है ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि क्राकातोआ म्यांमार में नहीं है। क्राकातोआ कहाँ है, तो ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में है। मापुआ ये जो आपका है ज्वालामुखी, ये है आपका म्यांमार में, ये म्यांमार में स्थित है। भी आकार की घाटी का निर्माण होता है, तो भी आकार की घाटी का निर्माण जब भी होगा तो नदी अपनी युवावस्था में होगी, तभी निर्माण होगा भी आकार के घाटी का। उत्तर के हिमालय नदियों का ये विशेषता है, भी आकार की घाटी हिमालय नदियों की विशेषता है। निम्न से कौन से क्षेत्र लैटिन अमेरिका में शामिल हैं, ये आपसे पूछा गया है कि निम्न से कौन से क्षेत्र जो हैं वो लैटिन अमेरिका में है। वेस्ट इंडीज, दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको, मध्य अमेरिका, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो लैटिन अमेरिका कहलाता है, बताइएगा। बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सारे के सारे शामिल हैं। नीचे दिए गए देश में से कौन से स्थलरुद्ध देश हैं, स्थलरुद्ध देश आपसे पूछा गया है। दक्षिण अमेरिका में कुछ ही स्थलरुद्ध देश हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो देश हैं दक्षिण अमेरिका के वो स्थलरुद्ध हैं। तो कौन कौन से देश हो जाएगा, एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप, इसमें ध्यानपूर्वक एलिमिनेट करेंगे तो भी आंसर निकल जाएगा। 37 का आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। जो पराग्वे है और बोलीविया है, ये दोनों स्थलरुद्ध देश हैं दक्षिण अमेरिका के। विश्व के सबसे बड़े शिकारी पक्षी का क्या नाम था, तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका नाम था कोंडोर पक्षी। कोंडोर पक्षी कहा जाता है इसको, और ये अमेजन नदी द्रोणी में पाया जाता है। इंडीज पर्वत अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाते हैं। अर्जेंटीना की समृद्धि के कारण इसकी उत्तम घास भूमि पंपास है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, 39 का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। दोनों को दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। निम्न से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, 40 का आंसर क्या हो जाएगा, ये है आपका कौन सा, तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, एंजिल जलप्रपात, जो वेनेजुएला में स्थित है। तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध चुकीवकामाटा क्षेत्र, ये यही नाम है इसका, चुकीवकामाटा क्षेत्र है। ये किस जगह पर है, तो अगर आपको ये भी पता होगा कि तांबा उत्पादन के लिए कौन सा देश जाना जाता है, तो भी आप इसको आसानी से कर लेंगे। तांबा के लिए कौन सा देश जाना जाता है, चांदी के लिए कौन सा देश जाना जाता है, चांदी के लिए मैक्सिको जाना जाता है, तांबा के लिए चिले जाना जाता है, जिसको चिली कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 41 का ए। सिनकोना, चिकिल, चेरबा और क्वेबेक्रो, ये क्या क्या हैं, तो ये अलग अलग उत्पाद हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग करके ये निम्न उत्पादों को बनाया जाता है। ये प्रकृति के वो उत्पाद हैं, तो इनको जरा मैच कीजिए आंसर को सही से। 42 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 का 2, यानी कि सिनकोना से कुनैन औषधि बनाई जाती है। चिकिल से च्युइंगम जो खाते हैं उसका निर्माण होता है। चेब्रा से इससे किसका निर्माण होता है, तो ये चाय की पत्तियों के समान ही होता है। और क्वेबेक्रो से ये आपके टॉनिक अम्ल के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। स्किप कर दीजिएगा अगर इस तरह के सवाल आपको नहीं आते हैं तो। दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में फजेंडा किसको कहा जाता है, साउथ अमेरिका में फजेंडा का क्या तात्पर्य होता है, तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्राज़ील में कहवा के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। अगला सवाल है आपका कि ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंध घास भूमि जो कि मर्रे और डार्लिंग नदी की द्रोणी में फैला हुआ है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। यूपीपीएससी ने एक सवाल पूछा था शानदार सा कि मरे और डार्लिंग नदी जो है ये ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है, तो ये उत्तर पश्चिम के भाग में स्थित है। एक बार देख लीजिएगा उत्तर पश्चिम है या उत्तर पूर्व, ये पूछा गया है आपके पीटी एग्जामिनेशन में। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, इसको डाउन्स के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका किस क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को मोन्टाना कहा जाता है, तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ये एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर, एंडीज पर्वत आपको पता ही है कहाँ पर है, तो दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ है। इसका ये पूर्वी ढाल जो है इसी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, इस यहाँ पर पाए जाने वाले वनों को कहा जाता है आपका तो मोन्टाना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनना है। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कालगुरली बॉक्साइट खनन का एक प्रमुख क्षेत्र है। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कालगुरली के बारे में तो पता होना चाहिए, ये सोना का दुनिया में प्रसिद्ध खान है कालगुरली।
और भारत में कौन सा था, तो भारत में कोनार था, दक्षिण में था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण में था, कोनार था शायद, देखिए कर्नाटक में है। निम्न से किस बंदरगाह को विश्व कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? ये सब तो जीके जैसा सवाल हो गया, ये सब गलत नहीं करना चाहिए आपको। सेंटोस बंदरगाह जो है, ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह, इसको कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है? सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है? किस होगा यहाँ पर, किस परत का है? पृथ्वी के अलग अलग परत हैं। सबसे ऊपर है स्थल मंडल, फिर आपका मध्य मंडल, फिर आपका कोर। पृथ्वी के 3 भाग होते हैं। पृथ्वी का सबसे निचला जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कोर कहा जाता है। ये 3 सतह होते हैं। तो कोर का आयतन जो होता है, पृथ्वी का आयतन में सबसे बड़ा योगदान देता है। कोर का सबसे बड़ा भाग होता है। कोर की डेंसिटी हद से ज़्यादा होती है, कोर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्रोड। ओके। वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? गैस का परसेंटेज के आधार पर अवरोही क्रम में आपको निकालना है। अवरोही क्रम अधिक से कम की तरफ में जाना है तो सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है, फिर आपका ऑक्सीजन होता है, फिर आर्गन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लग जाती है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मध्य मंडल में प्रवेश करते ही जलने लग जाती है। आर्कियोजोइक महाकल्प के चट्टान में जीवाश्म का पूर्णतः अभाव है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इसी महाकल्प में हुआ था। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। आर्कियोजोइक महाकल्प की शुरुआत आज से 4 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है, जबकि आज से 1.5 अरब वर्ष पूर्व इसके समाप्ति का समय माना जाता है। इस महाकल्प की चट्टानों में जीवाश्म का पूर्णतः अभाव होता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आर्कियोजोइक महाकल्प में ही सागर में हुई थी। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति सागर में हुआ था। सागर जल से जीवन की उत्पत्ति हुई है पृथ्वी पर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में आपको बताना है, सत्य कथनों को चुनना है। पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी के जो 3 परत हैं, स्थलमंडल, मध्यमंडल और ये कोर, इन तीनों को मिलाकर जो एवरेज डेंसिटी है पृथ्वी का, वो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब है। एनसीईआरटी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना से पहला लाइन से सवाल उठाया हुआ है। दबाव बढ़ने पर यह घनत्व में वृद्धि होती है। किसी भी चीज़ पर अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो घनत्व वृद्धि होती है, ये तो सही होना चाहिए भाई। गहराई बढ़ने के साथ तापमान में भी वृद्धि होती है कि पृथ्वी पर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52 नंबर का, 52 का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे कथन सही हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। 24वीं समानांतर रेखा निम्न से किन 2 देशों के बीच में है? समानांतर रेखा यानी कि देशांतर रेखा कहा जाता है। 24वीं समानांतर देशांतर रेखा जो है, ये किन 2 देशों के बीच, सॉरी अक्षांशीय रेखा है, अक्षांशीय रेखा होती है, मैंने देशांतर बोल दिया था। किनके बीच की सीमा बनती है? तो ये भारत और पाकिस्तान के पास में, कच्छ के पास में सीमा बनाती है, लेकिन भारत इस सीमा को स्वीकार नहीं करता है। भारत इस सीमा को स्वीकार नहीं करता है, भारत इसको स्वीकार नहीं करता है। कच्छ के पास में कई सारे विवादित छोटे मोटे हमारे क्रेच वगैरह हैं, जहाँ पर 24 डिग्री समानांतर रेखा है, भारत पाकिस्तान के बीच में स्थित है। इसको सीमा मानने की कई बार कोशिश की जाती है, लेकिन भारत हमेशा इनकार करता है, भारत नहीं मानता है। विली विलीज क्या है? तो विली विलीज जो होता है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात को विली विलीज कहा जाता है। पृथ्वी के पर्वती पर पाए जाने वाले तत्वों का घटते क्रम के अनुसार सही में क्रम कौन सा होगा? पृथ्वी का जो स्थल मंडल होता है उस पर जो तत्व एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सबसे अधिक से सबसे कम की तरफ में आपको जाना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, सबसे कम कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। 55 का ज़रा आंसर निकालिए, आपने निकाला ही होगा। सबसे ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा हो जाएगा। निम्न से कौन से प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं? प्राथमिक सेल जो प्राइमरी जो चट्टान होते हैं उनके उदाहरण पूछा गया है आपसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 56 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए, यानी कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानें जो होती हैं, ये प्राइमरी जो सेल्स होते हैं उनके उदाहरण हैं। प्राइमरी जो चट्टानें होती हैं उनके उदाहरण हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत रहती है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर लंबवत रहती है क्या?
महासागरों की सतह पर सर्वाधिक लवणता भूमध्य रेखा में पाई जाती है। भूमध्य रेखा विषुवत पर जहाँ जहाँ पर भी सी है वहाँ पर सैलिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। विषुवत पर इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन विषुवत वर्षा भी तो खूब होती है, तो वर्षा भी खूब होगी, इवेपोरेशन भी खूब होगा, तो बैलेंस हो तो गया। तो सर्वाधिक सैलिनिटी यहाँ पर कहाँ से हो जाएगा? लवणता, सब ज़्यादा लवणता कर्क और मकर रेखा के बीच में होती है, कर्क और मकर रेखा के आसपास में होती है, क्योंकि कर्क और मकर पर पर्याप्त मात्रा में गर्मी पाई जाती है, लेकिन वर्षा तुलनात्मक रूप से कम होता है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो 57 का आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा, पहला तो सही है लेकिन दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ, कर्क और मकर रेखा के आसपास में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी पाई जाती है। अगला है मृदा का निर्माण सर्वप्रथम निर्भर करती है किस पर? तो अपक्षय पर। मृदा निर्माण के स्टेप होते हैं, उसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है अपक्षय। मृदा निर्माण सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती है, या अपक्षीय पदार्थ की गहराई ही मृदा निर्माण का मूल रूप से निवेश होता है। कौन सा युग्म गलत है? तारिम बेसिन चीन, मीनाम का मैदान इंडोनेशिया, इरावदी का मैदान म्यांमार, वेन्यू का मैदान नाइजीरिया। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा मीनाम का मैदान, जो इंडोनेशिया लिखा हुआ है यहाँ पर ये गलत है। मीनाम का मैदान जो है ये थाईलैंड में स्थित है, थाई लोगों का लैंड थाईलैंड में स्थित है। याद कर लीजिएगा, नहीं आए तो मुझे पता है कि आपको नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन इसीलिए इस प्रकार के सवाल डालें ताकि आपसे पूछा जाए तो आप कर सकें। वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसी प्रकार के वन लाइनर्स पूछे जाते हैं। क्षोभ सीमा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल को अलग अलग करता है। यह तापमान लगभग स्थिर रहता है यहाँ पर। इसकी मोटाई 1 से 1.5 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसकी निचली सीमा पर जेट हवाएं चलती है। तो इसमें से ओजोन मंडल का तो कभी नाम भी नहीं सुना होगा जीवन में। समताप मंडल होता है, तो क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल और समताप के बीच की बाउंड्री होती है, ना कि ओजोन के बीच की। तो पहला गलत हो जाएगा, हो गया आंसर। निम्न से कौन एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और लाल सागर। 61 का आंसर क्या हो जाएगा? 61 का आंसर हो जाएगा लाल सागर का कोई लेना देना है नहीं इससे, लाल सागर का कोई लेना देना नहीं है, इसका आंसर ए हो जाएगा। कुर्दिस्तान पर्वत श्रेणी ईरान में स्थित है। कुर्दिस्तान आपने न्यूज़ में सुना होगा ISIS के अटैक के दौरान। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? अगला है कि फ्यूजियामा जापान का सबसे बड़ा पर्वत है। तो दूसरा तो बिल्कुल सही है, लेकिन कुर्दिस्तान ईरान में नहीं, इराक में स्थित है। इराक में ISIS के अटैक के दौरान चर्चा में आया था ही। कौन युग्मक गलत सुमेलित है? देश और शहर आपसे पूछा गया है। बुरुंडी बुजुम्बुरा, बोत्सवाना गारबोनी, गैबोन मालाबो, सियरा लियोन फ्री टाउन आपसे पूछा गया कौन सा इसमें से गलत सुमेलित है? तो यहाँ पर जो गलत होगा वो सी गलत होगा, क्योंकि जो मालाबो है ये गुयेना शहर में है, गुयेना देश में है, गुयेना देश में है, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। निम्न से कौन सी स्थलाकृति नदियों के द्वारा निक्षेपित पदार्थ से बनी है? नदी के द्वारा जो निक्षेपित पदार्थ होते हैं उनसे किस स्थलाकृति का निर्माण हुआ है? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ पंख, डेल्टा, प्राकृतिक तटबंध, इन सभी का निर्माण होता है। तो 1, 2, 3 इसका आंसर होना चाहिए, डी इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्रस्ट स्थलाकृति का निर्माण होता है। क्रस्ट का निर्माण किससे होता है? क्रस्ट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो भौम जलों के द्वारा होता है। भौम जल जो होते हैं उनके द्वारा होता है। आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि नदी वेदिका का निर्माण किससे होता है? तो अपर्दन की क्रिया से होता है। नदियों के द्वारा अपर्दन से नदी वेदिका बनती है, नदी वेदिका बनती है। ओजस डेल सोलाडो ज्वालामुखी शिखर निम्न में से किस देश में स्थित है? 66 का आंसर क्या हो जाएगा? ये चिली में स्थित है, चिली में। पृथ्वी के ऊपरी तथा निम्न क्रेस्ट के बीच के घनत्व संबंधित असंबद्धता को क्या कहा जाता है? अब यहीं पर आप फंस जाएंगे, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होंगे। ये बंधुओं पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, इसमें क्या होगा? स्थल मंडल होगा, मध्य मंडल होगा, और यहाँ पर क्या होगा? तो कोर होगा। कोर में 2 होते हैं, ऊपरी कोर और निचला कोर। इनके बीच का एक लेयर होता है जिसको असंबद्धता कहा जाता है, इसका नाम क्या होगा? मध्य मंडल जो होगा, तो ऊपरी मध्य मंडल और निचला मध्य मंडल होगा, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। तो उनके बीच में भी एक असंबद्धता होता है, एक लेयर होता है, उसका भी नाम होता है। तो यही आपसे पूछा गया है कि ऊपरी तथा निम्न कोर जो होता है, क्रेस्ट जो होता है, क्रस्ट जो होता है, क्रस्ट जो होता है, क्रस्ट पूछा गया है, मैं कोर बोला था बार बार, क्रस्ट पूछा गया है, उनके बीच की असंबद्धता का क्या नाम दिया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको कोनोराड कहा जाता है, कोनोराड कहा जाता है। कोनोराड, मोहो, लेहमन, रिपेटी ये सब अलग अलग असंबद्धताओं के नाम होते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पहला ही चैप्टर है ये, NCERT में भी है, किसी भी बुक को उठाएंगे तो वहाँ पर आपको नाम दिखेगा ही।
कौन कथन सुमेलित नहीं है? ग्रेट जलप्रपात पेटोमेक नदी, सेलिलो जलप्रपात कोलंबिया नदी, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, विक्टोरिया जलप्रपात नाइजर नदी। 68 का आंसर क्या हो जाएगा? विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये जाम्बेजी नदी पर है, नाइजर पर नहीं है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। निम्न से किसे पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है? किसे पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है? मतलब ये पारिस्थितिक तंत्र को बड़ा ही नुकसान पहुँचाता है। यूकेलिप्टस को कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन या लू को क्या कहा? लू परिणाम होता है किसका? जो पवनें चलती हैं उष्णकटिबंध में गर्मियों के सीजन में, ये किसका परिणाम होती है? किस कारण से चलती हैं? संवहन के द्वारा चलती हैं, चालन के द्वारा चलती हैं, विकिरण के द्वारा या अभिवहन के द्वारा? ये अलग अलग प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा तापमान का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण होता है। तापमान एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होते हैं। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? ये अभिवहन की क्रिया होती है। गर्म हवाएं जब ऊपर उठती हैं और इधर उधर भागती हैं तो उसी से लू चलती है। किसी वस्तु के सतह पर पहुंचने वाले विकिरण ऊर्जा के जितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? इसको एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो कहा जाता है। जो सूर्य की रोशनी को परावर्तित कर देता है तो उसको एल्बिडो कहा जाता है, जो जितना ज़्यादा परावर्तित करेगा। अब आप मुझे बताइए कि बर्फ़ से बहुत ज़्यादा परावर्तन होगा या मिट्टी से होगा? तो बर्फ़ से ज़्यादा परावर्तन होगा, तो एल्बिडो में बर्फ़ पहले आ जाएगा, उसके बाद से मिट्टी बाद में आएगा। पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप की तीव्रता की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। इसके प्रमुख कारण क्या हैं? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, दिन की अवधि, सूर्य की किरणों का नति कोण, मतलब जो सूर्य की किरणें हैं वो अलग एंगल से पृथ्वी पर आ रही हैं, वायुमंडल की पारदर्शिता, किस कारण से सूर्य के ताप जो होता है, सूर्य से जो हम लोग हीट प्राप्त करते हैं उसमें परिवर्तन होता रहता है। 72 का आंसर बड़ा ही आसान होगा, आपको पढ़ा होगा अगर आपने, तो सारे के सारे कारण होते हैं जो सूर्य की रोशनी प्राप्त करने में सूर्य का हीट को प्रभावित करते हैं। वायुमंडल किस परत से पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई रेडियो तरंग वापस पृथ्वी पर लौट आती है? कितनी ही बार वायुमंडल पर आधारित क्वेश्चन लिखवाए हैं मैंने। कौन सा मंडल होता है वो? 73 का आंसर क्या हो जाएगा? आयन मंडल होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? पृथ्वी चपटी है। क्षोभ मंडल और शायद हमारा वायुमंडल भी इसी प्रकार से है ना? तो यहाँ पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे कम होगी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। तो विषुवत पर सबसे ज़्यादा होगी क्षोभ मंडल की ऊंचाई, विषुवत रेखा पर हो जाएगा। 74 का आंसर ए हो जाएगा। कोरियोलिस बल के संबंध निम्न कथनों में से सत्य कथन पर विचार कीजिए। ये यूपीएससी के इस बार का ही सवाल है, मैंने पेपर में डाला था ताकि आप इसको हल करें। कोरियोलिस बल का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक, विषुवत वृत्त पर शून्य होता है। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण पवन उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा दाएं तरफ व दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ विक्षोपित हो जाते हैं। तो दूसरा सही होगा या गलत होगा? पहला तो आपने सही गलत कर लिया होगा। ज़रा मुझे इसका आंसर बताइए। सही कथन पूछा गया है आपसे, सी हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पर सही है। ITCZ प्रायः कहाँ पर होता है? ITCZ के कारण ही भारत में मानसून आता है। ITCZ का जब उत्तरायण हो जाता है तो भारत में मानसून आएगा, और दक्षिणायन जब हो जाएगा तो भारत से मानसून चली जाती है। ये एक लो प्रेशर बेल्ट होता है। ये कहाँ पर होती है? तो ये विषुवत वृत्त के निकट होती है। विषुवत पर जब सूर्य होता है तो विषुवत वृत्त के निकट होगी। जैसे जैसे सूर्य का उत्तरायण होता है तो ITCZ उत्तरायण हो जाता है। जैसे जैसे सूर्य का दक्षिणायन होता है तो ITCZ का दक्षिणायन हो जाता है। निम्न प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा होता है? तो ये पक्षाव मेघ होते हैं जो 12,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हो सकते हैं। 12,000 मीटर की ऊंचाई पर हो सकते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र का संबंध किस प्रकार की वर्षा से है? तो मैंने आपको समझाया था ये पर्वत है। मैंने आपको समझाया था कि पश्चिमी घाट के पीछे का जो इलाका है भारत में, अगर पश्चिमी घाट, यहाँ पर खूब वर्षा होती है। ये पश्चिमी घाट है, वहीं यहाँ पर वर्षा बिल्कुल नहीं होती है। तो पर्वतीय वर्षा जो होती है उसमें पर्वत के एक तरफ तो खूब वर्षा होती है जिस तरफ से हवा आ रही थी, लेकिन उसके पीछे का प्रदेश जो होता है ये सूखा रह जाता है। इसको वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। तो ये पर्वतीय प्रकार की वर्षा में पाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध मैंने पढ़ाया है। ये महासागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो क्लोरीन पाया जाता है। वन लाइनर सवाल हैं, ये सब गलत नहीं होने चाहिए। विश्व में सर्वाधिक लवणता वॉन झील में पाई जाती है। आसान सवाल कई सारे थे इसमें। इस पेपर में आसान सवालों की भरमार थी, कुछ कठिन सवाल भी हैं। ज्योग्राफी अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा तभी आपके गलत होंगे, वरना तो आसान सवाल काफ़ी सारे मैंने डाले हुए हैं।
निम्न से विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ पर आता है? तो ये 83 का आंसर क्या हो जाएगा? 83 का आंसर जरा निकालिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा फंडी की खाड़ी में हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी कहाँ पर है? तो ये है आपका कनाडा के समीप में, कनाडा के समीप में है, कनाडा के समीप में नोवा स्कॉरिया में स्थित है। ये कनाडा के समीप में स्थित है। यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंचा ज्वार और भाटा देखा जाता है। निम्न से कौन सी गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा कौन सी है ये पूछा गया है आपसे। 84 का आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है। अगला सवाल है जलधारा और महासागर को मैच करना है आपको। कौन सी जलधारा है, किस महासागर में बहती है? गल्फ स्ट्रीम्स, हमबोल्ट, अगुलहास, अगुलहास होगा, अगुलहास होगा। फॉकलैंड, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? 85 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है और ये एक गर्म जलधारा है। यही गल्फ स्ट्रीम के विस्तार के कारण से नॉर्वे जैसे देशों में जीवन जो है वो सामान्य हो पाता है। हमबोल्ट की जलधारा ठंडी जलधारा होती है, प्रशांत महासागर में बहती है, चिली के पास में बहती है और ये मरुस्थल का निर्माण भी करती है। अगुलहास गर्म जलधारा जो है हिंद महासागर बहने वाली गर्म जलधारा है और फॉकलैंड एक ठंडी जलधारा है जो दक्षिणी अटलांटिक में बहती है। विश्व की जो प्रमुख जलधाराएँ होती हैं उनको पढ़कर जाइएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के परिचय कॉर्डिलेरा के सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, मतलब ये कह रहा है कि कॉर्डिलेरा की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले कहाँ पर है? तो ये अलास्का में स्थित है। अमेरिका का जो अलास्का का इलाका है वहाँ पर स्थित है। निम्न से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील शामिल नहीं है? सुपीरियर, मिशिगन, विनिपेग, ऑन्टेरियो, ग्रेट बियर। तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा? 87 का आंसर हो जाएगा 3 और 5, विनीपेग और आपका ग्रेट बियर। विनीएग लिखा गया है, विनीएग और ग्रेट बियर जो है, विनीपेग और ग्रेट बियर, ये आपके ग्रेट लेक्स में शामिल नहीं है। ग्रेट लेक्स अमेरिका के काफ़ी सारे बड़े बड़े लेक हैं, उन्हीं के बारे में पूछा गया है। ये सभी मीठे पानी के लेक हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वप्रथम तेल को निम्न से कहाँ पर खोदा गया था? तेल की सबसे पहली खुदाई कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में। ये विश्व का जो औद्योगिक ज्योग्राफी होता है, औद्योगिक भूगोल होता है, उससे सवाल पूछा गया है। तो पेंसिल्वेनिया में ये किया गया था। अमेरिका का प्रसिद्ध नगर डेट्रॉइट निम्न से किसका प्रमुख केंद्र है? डेट्रॉइट इन्हीं महान झीलों के किनारे में स्थित है। ये मोटर वाहन गाड़ी उद्योग के लिए बड़ा ही फेमस है। कनाडा के संदर्भ निम्न कथन में से गलत कथन को चुनिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा भारत से 2 गुना बड़ा है। टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा नगर है। क्यूबेक कनाडा की राजधानी है। आपसे पूछा कि गलत कथन को चुनना है, तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 यहाँ पर गलत है। ये 3 गुना बड़ा है, भारत से 2 गुना नहीं, 3 गुना बड़ा है। कनाडा का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से है। और इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो ओटावा है इसकी राजधानी। यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में जो घास भूमियां हैं उनको जाना जाता है स्टेपीज के नाम से, स्टेपीज के नाम से। निम्न से कौन सा एक बाल्टिक देश के अंतर्गत नहीं आता? 92 का आंसर क्या हो जाएगा? बाल्टिक देश के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? तो फिनलैंड नहीं आता, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, तीनों बाल्टिक कंट्री में आते हैं। बाल्टिक कंट्री में कितनी बार मैंने करवाया है? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, आर्मेनिया, अल्बानिया। अब इनके राजधानी को मैच कराना है। तिराना, येरेवान, जागरेब, ल्यूबल्याना, ये जगह का नाम है, ट्विंग ट्विस्टर है थोड़ा सा। और 93 का आंसर क्या हो जाएगा? ये अलग अलग राजधानी है। आप येरेवान तो मैंने 10 बार करवाया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 हो जाएगा। स्लोवेनिया की राजधानी है ये जो लिखा हुआ है आपका ल्यूबल्याना, और क्रोएशिया की राजधानी है जागरेब, और आपका आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान, और अल्बानिया की राजधानी है तिराना। राइन, वेसर, एल्बे, ओडर और डेन्यूब जर्मनी की उपयुक्त नदियों में से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो डेन्यूब आपको पता होगा कि उसमें प्रवाहित नहीं होती उत्तर की ओर। अब डेन्यूब नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ में आती है और ये यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। और बाकी 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा इसका आंसर, 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। डेन्यूब इसका गलत हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 होगा, 1, 2, 3, 4 सारे हो जाएंगे ना, 5वां छोड़कर 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप के मरुस्थलों पर विचार कीजिए। अरब का मरुस्थल, तिब्बत का मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल। उपयुक्त में से कौन सा गर्म या उष्ण मरुस्थल है?
गर्म मरुस्थल पूछा गया है, शीत मरुस्थल भी होते हैं, कुछ गर्म मरुस्थल भी होता है। तो ये जो अरब का मरुस्थल है और थार का मरुस्थल है यही गर्म है, बाकी तिब्बत और गोबी जो हैं ये शीत मरुस्थलों में भी आते हैं। कुल कांगरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? कुला कांगरी पर्वत शिखर, तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? ये भूटान में स्थित है, भूटान में स्थित है। निम्न से कौन सी म्यांमार की प्रमुख नदियां हैं? म्यांमार की प्रमुख नदियों के नाम पूछे गए हैं आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा इस सारे के सारे म्यांमार की प्रमुख नदियां हैं। निम्न से कौन सी जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया को पृथक करती है? तो मलक्का की जल संधि है जो मलेशिया और इंडोनेशिया को पृथक करती है, बीच में है। इसके सबसे उत्तरी छोर पर है सिंगापुर सिटी, यहाँ से विषुवत भी गुजरती है। विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो इंडोनेशिया और मालदीव हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। 99 का ए हो जाएगा। 100 नंबर सवाल है कि कालीमंतन द्वीप एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया में है। जो बोर्नियो द्वीप है, इंडोनेशिया की भाषा में इसको कालीमंतन द्वीप कहा जाता है। बोर्नियो द्वीप को ही कालीमंतन द्वीप का भी नाम दिया गया है। अगला करंट से सवाल है, स्वामित्व योजना के बारे में आपको बताना है। स्वामित्व योजना के बारे में, इस योजना को अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना में ड्रोन सर्वेक्षण और GIS मैपिंग तकनीकों के माध्यम से भूमि का सटीक सीमांकन करना होता है। तो 101 का आंसर क्या हो जाएगा? 101 का आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट असर के संदर्भ निम्न कथन में से सत्य कथन को चुनिए। 102 का आंसर देखिए कि निकालिए। प्रथम NGO बियॉन्ड बेसिक शीर्षक से 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जारी की है अभी। यह रिपोर्ट ग्रामीण भारत बच्चों की स्कूली स्थिति के संबंध में डेटा प्रदान करता है। प्रथम का रिपोर्ट, असर का रिपोर्ट मैंने करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में आपको बताना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम वेस्ट टू वेल्थ रखा गया था। स्वच्छ गंगा शहर के लिए संयुक्त रूप से बनारस और प्रयागराज को प्रथम स्थान पर मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 103 का आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है। नालसा का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का। तो 104 का आंसर क्या हो जाएगा? 1995 में नालसा गठन किया गया था, बी आंसर हो जाएगा। 75वां गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश से संबंधित थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे अतिथि थे। इनइक्वालिटी इंक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है, 106 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर के प्रमुख वास्तुकार कौन है? मंदिर के वास्तुकार पूछा गया है, मूर्ति का नहीं पूछा गया है आपसे। 107 का आंसर क्या हो जाएगा? 107 का आंसर हो जाएगा बी। चंद्रकांत बी सोमपुरा ने इस मंदिर का वास्तुकला निर्माण किया है। और मूर्ति का निर्माण किसने किया है? तो अरुण जोगीराज ने किया है। भारत के किस प्रसिद्ध मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है? हैंगिंग पिलर टेम्पल, इसमें जो खंभे हैं वो झूल रहे होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लेपाक्षी मंदिर को। लेपाक्षी मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल भी कहा जाता है। 70 पिलर हैं इसमें, एक भी खंभा जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी मंदिर स्थिर रूप से बैठा हुआ है। हाल ही में चर्चा में रही पार्वती काली सिंधु नदी जोड़ो परियोजना किन दो राज्यों के बीच में है? काली सिंध होगा, काली सिंध होगा। काली सिंध और पार्वती ये दो नदियां हैं, इनको जोड़ा जा रहा है। कहाँ कहाँ पर इनको जोड़ा जा रहा है? कौन से राज्य इसमें शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश इसमें शामिल हैं। निम्न से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हुआ है? 110 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे शामिल हुए हैं। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन रूस के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो 111 का आंसर क्या हो जाएगा? ये कजान शहर में आयोजित किया जाएगा। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का मुख्य विषय क्या था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 54वां जो वार्षिक बैठक हुआ था, इसका थीम क्या रखा गया था? इसका थीम था रीबिल्डिंग ट्रस्ट। रीबिल्डिंग ट्रस्ट इसका थीम था। हाल ही में आयोजित G77 प्लस चीन का तीसरा दक्षिण सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? 113 का आंसर क्या हो जाएगा? ये मैंने करवाया था आपको न्यूज़पेपर डिस्कशन में कि G77 प्लस चीन का बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो कंपाला में आयोजित किया गया है। फ्री मूवमेंट रिजीम के तहत भारत ने किस देश के साथ सीमा पर आवागमन का समझौता किया है? तो ये हमने किया है म्यांमार के साथ में। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? देश और राजधानी डोमिनियन गणतंत्र, रोसेऊ, नीदरलैंड एम्स्टरडैम, इक्वाडोर, परमारिबो, जॉर्डन अम्मान। तो इसका आंसर बताइए ज़रा मुझे। 115 का आंसर क्या हो जाएगा? इक्वाडोर जो है इसकी राजधानी क्वेटो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी गलत हो जाएगा। ओके, इसका आंसर सी गलत हो जाएगा। हाल ही में झारखंड के किस ज़िले में एक गिद्ध रेस्तरां की स्थापना की गई है? 116 का आंसर हो जाएगा ए, कोडरमा में।
भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन कौन सी है? 117 का आंसर क्या हो जाएगा? हैवीश्योर, ये हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है भारत की स्वदेशी। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व को डार्क स्काई पार्क के रूप में चिन्हित किया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है आपका कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा? ये फरीदाबाद में आयोजित किया गया है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 120 लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्री इंटिलेनम यूनिट के द्वारा। ये गलत दिया हुआ है, गलत टाइप किया गया है। इस सवाल को मूल्यांकन से हटा देता हूँ मैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। ये गलत कर दिया है इसने। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो होता है उसके द्वारा जारी किया जाता है। EIU इसके द्वारा जारी किया था। गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ओके, हाल ही में चर्चा में रही PM प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है? 121 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देना। TRAI का अध्यक्ष ट्राई का अध्यक्ष किसे बनाया गया है हाल ही में? तो 122 का आंसर क्या हो जाएगा? अनिल कुमार लोहाटी को बनाया गया है। व्हाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो S जयशंकर हैं। यूपीएससी में ये पूछ चुका है। इसका आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 124 का आंसर क्या हो जाएगा? ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का 6वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? 125 का आंसर क्या हो जाएगा? ये तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। निम्न से कौन सा एक अन्य 3 की तुलना में अधिक सूर्य ताप को परावर्तित करता है? एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है निम्न से किसका? तो 126 का आंसर क्या हो जाएगा? नवपात हिम से आच्छादित भूमि का। नया बर्फ जो गिरता है उससे सबसे ज़्यादा एल्बिडो होगा। सूर्य का ताप सबसे ज़्यादा परावर्तित होगा, एल्बिडो उसका सबसे ज़्यादा होगा। निम्न से कौन सी उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो 127 का आंसर हो जाएगा डी, निश्चित शुष्क व आर्द्र ऋतु पाई जाती है सवाना के जंगलों में, सवाना के मैदानी भागों में। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, जैसे कनाडा का तट, जैसे जापान का तट। ये सब वो जगह होती है जहां पर शीत ठंडा और गर्म जलधाराएं मिलती हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा मत्स्य उत्पादन होता है, मछली का उत्पादन होता है। निम्न से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये कौन सी झील हो जाएगी? तो ये हो जाएगा लेक विक्टोरिया। स्थानीय वन और उनके क्षेत्र पूछा गया है। फॉन, फ्रियाजेम, नेवाडोस, जोंडा, ये अलग अलग वन हैं। अब अगला है आपका क्षेत्र, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, आल्प्स और ब्राज़ील। इसको मैच करना था। 130 का ज़रा मैच कीजिए सही तरीके से। इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगा हुआ है? बहुत बार मैंने आपको करवाया है। आर्मेनिया है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगा हुआ है। अजरबैजान का लगता है। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा लगती है। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्न देशों में से किस में नहीं बहती है? 132 का आंसर क्या हो जाएगा? ये मलेशिया। 132 का आंसर हो जाएगा मलेशिया से होकर नहीं बहती है, बाकी चीन से उद्गमित होती है, म्यांमार होते हुए कंबोडिया, लाओस तक ये बहती जाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दिए गए पाकिस्तानी शहरों का सही क्रम कौन सा होगा? पाकिस्तान के शहर हैं उसको उत्तर से नॉर्थ से साउथ में आपको लगाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 133 का। इसका आंसर हो जाएगा, सबसे ऊपर में आएगा पेशावर, फिर इस्लामाबाद, फिर गुजरांवाला, फिर आपका मुल्तान शहर आ जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, मुल्तान सिंध में स्थित है। पराना नदी पर निर्मित बांध ईटीईपू बांध विश्व के बड़े बांधों में से एक है। निम्न देशों में से किसकी संयुक्त परियोजना है? 2 देशों ने मिलकर पराना नदी पर इस बांध का निर्माण किया है। इससे पूछा गया कौन से 2 देशों ने मिलकर इसका निर्माण किया है? तो ये ब्राज़ील और पैराग्वे की संयुक्त परियोजना है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये अगला सवाल जो है ये नगर हैं और वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं ये आपसे पूछा गया है। मैड्रिड, अंकारा, वारसा, दावोस, ये अलग अलग नदियों किनारे बसे हुए हैं। अब इनके बारे में आपको मैच करके बताना है। बड़ा ही शानदार और कठिन सवाल है, नहीं होगा आपसे तो छोड़ दीजिएगा, मत अटेम्प्ट कीजिएगा, गलत मत लगाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए का 2,
बी का 3, सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दावोस में बैठक होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, इसलिए चर्चा में रहता है ये। अंकारा तो तुर्की का शहर है, आपको पता ही होगा, सबसे बड़े शहरों में से एक। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्न से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? म्यांमार के सीमावर्ती हैं। 136 का आंसर हो जाएगा। म्यांमार की सीमा किस किस से लगती है? तो थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश की सीमा लगती है इनमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो 137 का आंसर हो जाएगा। सिंगापुर सिटी जो है ये बिल्कुल विषुवत के सर्वाधिक निकट है, विषुवत यहाँ से गुजरती है, भीषण गर्मी पड़ती है यहाँ पर। निम्न से किन देशों का मालडोवा के साथ साझी सीमाएं हैं? मालडोवा रूस यूक्रेन के पास साथ चर्चा में है वॉर के बाद से। 138 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन और रोमानिया। जो रोमानिया होगा, ये दोनों देश जो हैं ये इसके साथ सीमा लगाती हैं। अगला है कि केप कैनवेरल जिस स्थल से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं किस तट पर स्थित है? ये नासा का अंतरिक्ष यान यहाँ से छोड़ा जाता है, ये किस तट के पास में स्थित है? तो 139 का आंसर क्या हो जाएगा? ये फ्लोरिडा के तट के पास में स्थित है। तुर्की किन के मध्य में अवस्थित है? तुर्की 2 सागरों के बीच में स्थित है। काला सागर और कैस्पियन होगा, काला और भूमध्य होगा, स्वेज की खाड़ी होगा, तो काला और भूमध्य के बीच में तुर्की स्थित है। तुर्की ऐसे है, यहाँ पर है काला सागर और यहाँ पर भूमध्य सागर, और यहाँ के इस्तांबुल शहर से एक जलसंधि गुजरती है जो इन दोनों को जोड़ती है, तो कृपया करके इनको ध्यान में रखें। दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही क्रम लगाना है। दक्षिण पूर्वी एशिया जो मलेशिया वगैरह का इलाका है, इंडोनेशिया, उसमें आपको शहरों को दक्षिण से उत्तर, नीचे से ऊपर की तरफ में लगाना है। जरा लगाइए, कठिनतम सवाल है, ज्योग्राफी का मैपिंग से सवाल है। 141 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 3 4 1 2। सबसे नीचे जकार्ता आ जाएगा, फिर सिंगापुर, फिर आपका बैंकॉक आ जाएगा, फिर आपका हनोई आ जाएगा। हनोई का 2-3 दिन पहले ही मैंने वियतनाम के मैपिंग में हनोई को दिखाया था मैंने। भूमध्य सागर निम्न से किन देशों की सीमा है? जॉर्डन, इराक, लेबनान और सीरिया। तो इसमें से लेबनान और सीरिया का हो जाएगा, लेबनान और सीरिया का सी आंसर हो जाएगा। अजमान संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक है, 7 अमीरातों में से एक है। रस अल खेमा संयुक्त अरब अमीरात से जुड़ने वाला अंतिम शेख राज्य है। पिछले बार यूएई के राज्यों का नाम पूछ लिया था बीपीएससी ने, इसलिए इस प्रकार के सवाल डाले हैं मैंने। 143 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही हैं, मत अटेम्प्ट कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। निम्न से किस किस देश से होकर मकर रेखा गुजरती है? निम्न से किस देश से होकर मकर रेखा गुजरती है? अब ये तो पता होना चाहिए गुरु, विषुवत, मकर, कर्क तो पता होना चाहिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन सवाल है ये। 1 2 3 4 होगा, सारे के सारे सही हो गए, लेकिन आपको याद होने चाहिए। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अवलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। जो मीठे जल हैं वो बर्फ के रूप में, हिमनद के रूप में रहते हैं। शेष अवलवण जल का सबसे अधिक भाग कहाँ पर होता है? बर्फ के अलावा जो मीठे पानी है उसका सबसे बड़ा भाग कहाँ पर होता है? तो भूमिगत जल के रूप में होता है वो। 145 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी के जल वाला चैप्टर का पहला सवाल बनाया है मैंने, पहले लाइन से उसमें दिया हुआ, अगर आप देखेंगे तो मैंने आंसर राइटिंग भी करवाया एनसीईआरटी ग्रुप वालों को, उसमें भी ये सवाल मैंने पूछा था 2-3 दिन पहले ही कि जल राशि कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, उनके बारे में बताइए। निम्न द्वीपों के युग्मक में कौन 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक होता है? ये तो 2 दिन पहले ही मैंने निकोबार प्रोजेक्ट के दौरान बताया था। 146 का आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को नील का उपहार माना जाता है? तो मिस्र नदी को माना जाता है, मिस्र नदी को माना जाता है। इजिप्ट, जापान, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, ब्राज़ील। और जनजातियों को मैच करना है। जनजातियों से विश्व की जनजाति से एक सवाल पूछे जाते हैं। घटना चक्र से एमसीक्यू लगा लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। ये कठिन सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सेमांग जनजाति मलेशिया में रहती है, बोंग जनजाति ब्राज़ील में रहती है, ब्राज़ील में। एकाथा दक्षिण अफ्रीका में। जापान में आइलू जनजाति रहती है, जापान में आइलू। नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को हेलोफाइट कहा जाता है। निम्नलिखित देशों के तटीय सीमा को घटते क्रम में सजाइए। सबसे बड़ी सीमा, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। 150 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 3 2 1 5 4।
सबसे पहले आ जाएगा कौन, तो फिलीपींस 36,289 किलोमीटर की लंबी सीमा है। जापान 29,751 किलोमीटर। यूएसए 19,924 किलोमीटर। न्यूजीलैंड 15,134 किलोमीटर। चीन 14,500 किलोमीटर की लंबी करीब में सीमा है इसकी। ये था आपका पेपर, डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। वन लाइनर्स काफ़ी सारे थे, आसान सवाल पूछे जाते, इसी प्रकार के वन लाइनर्स ज़्यादा पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में। इनको ज़रा एक बार और हल कर लीजिएगा। इसमें आपके 75 प्लस तो बनने ही चाहिए थे, 75 प्लस बनने चाहिए थे। थैंक यू सो मच आप सभी का।